अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ ला रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ एडमिशन टेस्ट के हवाले से, और वो तमाम कैंडिडेट्स जो साल 2026 या किसी भी लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस प्ले लिस्ट से मुस्तफीद हो सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसमें लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से तमाम लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं ताकि आप इन लेक्चर्स पर रिलाई करके इंपॉर्टेंट MCQs जो रिपीट हो रहे हैं लैट में और मुख्तलिफ और एग्जाम्स में उनको देख सकें। इसके अलावा अगर आप LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं या इसके साथ साथ लैट की प्रिपरेशन के हवाले से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप तमाम स्टूडेंट्स को हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को अभी से ज्वाइन कर लेना चाहिए, जहां पर आपके साथ प्रिपरेटरी मटीरियल भी शेयर किया जाता है और अपडेट्स भी शेयर की जाती हैं। इस कम्युनिटी को आप बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक काम ना करे तो इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा। कम्युनिटी ओपन करने के बाद फॉलो के बटन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त प्रोवाइड की जा सकें। बगैर वक्त ज़ाय की हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हमारा लेक्चर रिलेट कर रहा है पाकिस्तान स्टडीज़ के सब्जेक्ट से। अब पाकिस्तान स्टडीज़ लॉ एडमिशन टेस्ट में इसके 10 MCQs पूछे जाते हैं और ये उन चंद सब्जेक्ट्स में है जिसमें आप 10 में से 10 स्कोर कर सकते हैं। 10 आउट ऑफ 10 जो है वो स्कोर कर सकते हैं। और ये 10 आउट ऑफ 10 आप कैसे स्कोर करेंगे? जब आप जो है करेक्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे, आप दुरुस्त टॉपिक्स को पढ़ेंगे, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहां पर जो क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूं ये लैट में और मुख्तलिफ और एप्टीट्यूड एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। आपने कोशिश करनी है कि मेरे आंसर को मार्क करने से पहले अपने पास आंसर मार्क कर लेना है ताकि एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम देख सकें कि आपका कितना स्कोर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और पाकिस्तान का टोटल एरिया आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान का टोटल एरिया कितने स्क्वायर किलोमीटर है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद ये चंद ऐसी चीजें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, प्रिपेयर्ड होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपने ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पर ऑप्शन बी को मार्क किया है 88, 19, 13 किलोमीटर स्क्वायर, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। व्हेन डिड ईस्ट पाकिस्तान बिकम बांग्लादेश? अब ये बड़ा ही प्लेन सा क्वेश्चन है कि ईस्ट पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद होता है तो पाकिस्तान के दो हिस्से होते हैं, एक ईस्ट पाकिस्तान होता है, एक वेस्ट पाकिस्तान होता है। वेस्ट पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान मौजूदा बांग्लादेश है। तो ये पाकिस्तान से कब सेपरेट होता है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी 16 दिसंबर 1971 को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। आप बहुत से ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस लेक्चर्स में भी हम डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन ये वो क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मैं चाहता हूं कि बार बार आप इनको सॉल्व करें। एक बार अगर आप गलत करेंगे तो अगली बार आप ठीक करेंगे और ये आपकी मेमोरी का हिस्सा रहेंगे। उसके बाद तरबेला डैम इज लोकेटेड इन। अब तरबेला डैम जो है ये सबसे पहले आपने बताना है कि ये किस रिवर पर है। तरबेला डैम जो है किस रिवर पर है, इसको आपने सर्च करना है। देखिए जो असाइनमेंट्स मैं आपको असाइन करता हूं इनको सर्च आपने करना होता है। अगर आपको नहीं पता आप जाके गूगल से सर्च कर लें, लेकिन उसको कमेंट सेक्शन में पेस्ट करें, इससे ये आपकी मेमोरी का हिस्सा रहेगा। और इन केस अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तरबेला डैम किस रिवर के ऊपर है तो आपको पता होता। अब यहां सवाल किया जा रहा है कि किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे हरिपुर ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एटॉमिक पावर कब बनता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर को मार्क करना है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जी डेट्स पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो ऐसी डेट्स होती हैं जो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए हर साल रिपीट हो रही होती हैं। अब ये 28 मई 1998 इसका दुरुस्त जवाब है और 28 मई जो है एक मखसूस दिन यहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। वो दिन कौन सा है इसका आपने नाम मुझे बताना है कि 28 मई को पाकिस्तान में कौन सा दिन मनाया जाता है, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। अब डेफिनेटली हर साल एक दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है तो ये डेट 28 मई तो आपको याद होनी चाहिए और इसका साल 1998 आप वैसे प्रिपेयर कर सकते हैं जब आप उसको एज अ इवेंट पढ़ेंगे। तो एटॉमिक पावर जब पाकिस्तान बनता है तो ये एटॉमिक टेस्ट जो है, ये एटॉमिक टेस्ट पाकिस्तान कहां पर करता है ये भी आपने सर्च करना है और मुझे बताना है। प्रीवियस लेक्चर्स अगर आप सुनते आ रहे हैं, एक तसलसल से सीरीज को कंटिन्यू किया है तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि जिस तरीके से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं टू द पॉइंट, रेलेवेंट, लैट से रिलेटेड, आप इसी तरह के क्वेश्चंस को प्रिपरेटरी मटेरियल को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप जो है द लॉ एकेडमी का प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस कोर्स को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपको 24/7 लेक्चर्स की एक्सेस मिलती है। मतलब आप सुबह में, शाम में, रात में जब भी पढ़ना
पढ़ना चाहें आप अपनी ईज पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको डिजिटल टेस्ट सेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप अपनी असेसमेंट करें, आपकी तैयारी कितनी है, बेहतर है या उसको मजीद बेहतरी की जरूरत है, ये आप देख सकें। इसके अलावा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जो कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे बड़ी फीचर है इस कोर्स की वो ये है कि आपको टीचर व्हाट्सएप पे आपके साथ डायरेक्टली इन टच दिया जाता है ताकि वो आपकी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करे, आपसे एसेज लिखवाए, पर्सनल स्टेटमेंट्स लिखवाए, उसमें इंप्रूवमेंट सजेस्ट करे। आप ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, फॉर एग्जांपल आपने अपनी तैयारी के दौरान ये सवाल पढ़ा और एटॉमिक पावर, या आपने फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन पढ़ा कि पाकिस्तान जो है बांग्लादेश जो है वो ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कब बनता है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपका टीचर आपके साथ व्हाट्सएप पे इन टच होगा जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, आपको असिस्ट करेगा। तो इस तरीके से ये कोर्स आपको फैसिलिटेट करता है। इसको ज्वाइन करने के लिए, इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके साथ शेयर किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल डिलीवर्ड हिज फेमस अलाहाबाद एड्रेस। तो खुतबा अलाहाबाद के हवाले से पूछा जा रहा है कि खुतबा अलाहाबाद अल्लामा इकबाल ने कब दिया था। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे 1930 को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर्स टॉम्ब इज सिचुएटेड इन। अब इस स्टेटमेंट के अंदर उसने एक फैक्ट आपको बता दिया है कि पहले मुगल एम्परर जो है वो कौन थे, पहले मुगल एम्परर बाबर थे। और ये भी एक क्वेश्चन के तौर पे पूछ लिया जाता है कि जो पहले मुगल एम्परर हैं वो कौन है, और 4 नाम आपको दे दिए जाते हैं, तो स्टूडेंट वहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बाबर जो है पहले मुगल एम्परर हैं। अब इनका टॉम्ब, इनका मकबरा जो है वो कहां पर है। ऑप्शंस को रीड आउट करें और करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करें। अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे काबुल को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। काबुल कहां पर लोकेटेड है ये भी आपको पता होना चाहिए, काबुल की सिग्निफिकेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप सर्च करें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मिलेगा, वो जो है बाबर के टॉम्ब के हवाले से मिलेगा। जब आप इसको सर्च करेंगे कि ये काबुल में किस तरीके से गया, ये पहले कहां पर था, तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। और फिर जब आप इसको इस तरीके से पढ़ लेंगे तो ये चीज, ये फैक्ट कभी भी आपको भूलेगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड। अब मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ये जो है आपको कहां पर ले जाते हैं, ये बैक इन सब कॉन्टिनेंट की तरफ आपको ले जाते हैं जब बड़े सगीर पाक व हिंद जो है वो एग्जिस्ट करता था और उसको कंट्रोल किया जाता था ब्रिटिश की तरफ से। तो ब्रिटिश जब डेफिनेटली बड़े सगीर पाक व हिंद को रन कर रहे थे तो उसको रन करने के लिए उनको किसी किस्म का डॉक्यूमेंट चाहिए था। मैंने अक्सर औकात कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से आपको पढ़ाते हुए बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बेसिस पे हम रियासत को चलाते हैं, रियासत के उमूर कैसे सरंजाम दिए जाएंगे ये आइन हमें बताता है। तो बरसगीर पाक व हिंद को उस वक्त चलाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते थे और उन डॉक्यूमेंट्स में वक्तन फवक्तन तब्दीली की जाती थी जिनको जो है वो आइनी दर्जा उस वक्त जो है वो हासिल था। तो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स उसी जो है वो सिलसिले का एक हिस्सा है और मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी कहते हैं। ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिफोर एंटरिंग पॉलिटिक्स फातिमा जनाज प्रोफेशन वाज। तो मोहतरमा फातिमा जना का प्रोफेशन क्या था, बाय प्रोफेशन वो कौन थी। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर अपने पास मार्क करना है और करेक्ट आंसर के तौर पे आपने डेंटिस्ट ऑप्शन डी को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अक्सर औकात सवाल पूछ लिया जाता है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से कि उनका प्रोफेशन क्या था, तो उनके प्रोफेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो एक वकील थे, वो एक लॉयर थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना इनॉग्रेटेड द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब इस क्वेश्चन को प्रीवियस लेक्चर्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की इनॉग्रेशन किसकी तरफ से की गई थी, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो किसकी तरफ से की गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से की गई थी। अब उसको उसकी इनॉग्रेशन कब की गई थी, तो 1 जुलाई 1948, ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर इज ऑल्सो नोन एज। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने अगर करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन बी ड्यूरेंट लाइन को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। अब ड्यूरेंट लाइन के अलावा ये जो रेड क्लिफ लाइन है इसको आपने जाके सर्च करना है, इसको आपने जाके सर्च करना है और मुझे बताना है कि ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये कहां पर है और इसकी क्या हिस्ट्री है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो डैम्स के टॉपिक से रिलेट कर रहा है कि वर्सक डैम इज ऑन विच रिवर। तो वर्सक डैम इज ऑन काबुल रिवर, ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। व्हेन डिड मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने कब ज्वाइन की है। ये क्वेश्चन भी लॉ एडमिशन टेस्ट में 1 से ज़ायद बार रिपीट हुआ है और बेसिक पाकिस्तान स्टडीज़ का हिस्सा है और हम इसको प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस वजह से आपको दोबारा पढ़ाया जा रहा है। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने
2013 में मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। अब जब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया तो उस वक्त ये कांग्रेस के मेंबर भी थे, और कांग्रेस को इन्होंने कब खैर बात कही? कांग्रेस को इन्होंने 1920 में खैर बात कहा। और मुस्लिम लीग जो है ये कब फॉर्म होती है, इसकी फॉर्मेशन कब होती है? तो ये 1906 में होती है। और इसकी फॉर्मेशन कहां पर होती है ये आपने मुझे सर्च करके बताना है। और इसके अलावा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की हमने बात की है ये कब एस्टैब्लिश होती है और किसकी तरफ से एस्टैब्लिश की जाती है ये भी आपने सर्च करना है, क्योंकि ये एक पहली जमात कंसीडर होती है जो बरसगीर पाक हिंद में वहां के लोकल्स की तरफ से बनाई गई थी, और ये वहां के लोकल्स की नुमाइंदा जमात के तौर पे क्लेम किया गया था कि ये बनाई गई है, लेकिन इसका जो बिहेवियर है ये एक स्पेसिफिक जो है रिलीजन की तरफ टिल्टेड था। इस वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसका कयाम जो है वो मंजर आम पे आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के पहले जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है? ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे अयूब खान को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। पाकिस्तान के पहले जो है वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अयूब खान है, और पाकिस्तान पर पहला मार्शल लॉ जो है इंपोज किया गया है। अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि पाकिस्तान पर पहला मार्शल लॉ किसकी तरफ से इंपोज किया गया है तो वो इस्कंदर मिर्जा की तरफ से किया गया। वो इस्कंदर मिर्जा की तरफ से किया गया है। 1956 के आइन को 1958 में एब्रोगेट किया इस्कंदर मिर्जा ने, जो उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, और इसके बाद उन्होंने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अयूब खान को जो है अपॉइंट किया। अयूब खान पहले चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द 14 पॉइंट्स ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना वर अ रिस्पांस टू द फेलियर ऑफ विच रिपोर्ट। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 नकात हैं ये कब आते हैं? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नकात 1929 के अंदर आते हैं, 1929 के अंदर आते हैं। और ये किसके रिस्पांस में आते हैं? ये नेहरू रिपोर्ट के रिस्पांस में आते हैं। ये नेहरू रिपोर्ट के रिस्पांस में आते हैं। नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 के अंदर, 1928 के अंदर। और नेहरू रिपोर्ट किसके रिस्पांस में आती है? ये आती है जी साइमन कमीशन के रिस्पांस में, साइमन कमीशन के रिस्पांस में। ठीक है, साइमन कमीशन के रिस्पांस में नेहरू रिपोर्ट आती है, और इसके दरमियान दिल्ली मुस्लिम प्रपोजल भी होता है। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के 29 जो है ना 14 नकात आते हैं 1929 में, और उसके बाद खुतबा इलाहाबाद होता है 1930 में। फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं 3, और देन जो है एक वाइट पेपर आता है, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मंजर आम पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन वाज मूव्ड ऑन 23 मार्च इन विच ईयर। अब 23 मार्च तो उसने आपको बता दिया। बाज़ दफ़ा वो आपसे एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है कि जो पाकिस्तान रेजोल्यूशन है वो 23 मार्च 1940 को हुई है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। आपसे बाज़ दफ़ा ये पूरी डेट भी पूछी जा सकती है, और बाज़ दफ़ा सिर्फ ईयर भी पूछा जा सकता है, और बाज़ दफ़ा ये 23 मार्च की सिर्फ डेट पूछी जा सकती है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डिड पाकिस्तान गेट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो पाकिस्तान ने 9 साल की मुशक्क़त के बाद अपना पहला आइन हासिल किया, क्योंकि पाकिस्तान को आज़ादी मिलती है 1947 में, और पाकिस्तान के पास पहला आइन आता है 1956 में। तो ये कुल मिला के 9 साल का अरसा बनता है। ये आइन एब्रोगेट हो जाता है 1958 में, और उसके बाद पाकिस्तान को नया आइन मिलता है 1962 में, और उसके बाद जो है पाकिस्तान का तीसरा आइन आता है 1973 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड एज फॉर द प्रेसिडेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो आइन पाकिस्तान के अंदर सदर के लिए जो उम्र है वो है जी 45 साल, 45 ईयर्स। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स इज लोकेटेड इन। तो पाकिस्तान एयर फोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। अब पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद कब बनाया जाता है आपने इसके ईयर को सर्च करना है, और ये कहां से शिफ्ट हुआ था, ये कहां से शिफ्ट हुआ था इस्लामाबाद की तरफ, ये भी आपने सर्च करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस वाज कन्वेन्ड ऑन। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पर 1945 को मार्क किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल पायलट, फाइटर पायलट ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स टू एम्ब्रेस मार्टरडम। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे
मरियम मुख्तार ऑप्शन बी को बार किया है, तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहाँ दो पर्सनैलिटीज़ आप देख रहे हैं, आयशा फारूक, एक तो आपने सर्च करना है कि आयशा फारूक कौन है और इनकी अचीवमेंट क्या है, और दूसरा आप देख रहे हैं शुक्रिया खानम, तो इनको आपने सर्च करना है और बताना है कमेंट सेक्शन में कि इनकी अचीवमेंट क्या है। तो ये हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ का लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अगर आप किसी किताब पर रिलाई करना चाहते हैं जहाँ से आप लॉ एडमिशन टेस्ट को कंप्लीटली और कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के 12वें एडिशन पर रिलाई कर सकते हैं। इस किताब को करीब 3 स्टोर से आप खरीद सकते हैं। याद रहे कि जब स्टोर से खरीदें तो एलिमेंट्स ऑफ लैट का नाम देख के और लेटेस्ट एडिशन देख के खरीदें। और इसके अलावा अगर आप घर बैठे इसकी कॉपी हासिल करना चाहते हैं तो सिंपली आपने इस नंबर पर एक मैसेज कर देना है, हमारी टीम जो है आपको ऑर्डर करने का प्रोसेस और बाकी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। आप तमाम लोगों की कामयाबी के लिए मैं भी दुआ गो हूँ, मेरी टीम भी दुआ गो है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।